नमस्कार, आपके कार्यक्रम तथ्यतः में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु रंजन। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बहस मुबाहिसे का दौर जारी है। विरोध की तरफ से लगातार प्रदर्शन, धरने आदि भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन आज हम इन मसलों पर चर्चा नहीं करेंगे कि ये गिरफ्तारी कितनी सही है, क्या प्रवर्तन निदेशालय के पास कारण है, निष्पक्ष रूप से वो जांच कर रहा है और गिरफ्तारी कर रहा है, या सरकार के इशारे पे विपक्षी नेताओं को ठिकाने लगाने का काम कर रहा है। ये सारे मुद्दे हैं। विपक्ष का आरोप है कि ईडी इलेक्शन डिपार्टमेंट हो गया है भारतीय जनता पार्टी का। सरकार का कहना है कि वो तो एक जो है युद्ध चला रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो क्या प्रवर्तन निदेशालय जो है सो पूरी व्यवस्था के मकड़ जाल को खत्म करने का काम कर रहा है, या बदले की भावना से सरकार के इशारे पर काम कर रहा है? ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन हम अभी उस पर चर्चा नहीं करेंगे। इस कार्यक्रम में हमारी चर्चा का विषय है जो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में विदेश से बयान आए हैं। सबसे पहला बयान आया जर्मनी का कि उनके साथ निष्पक्ष ट्रायल होना चाहिए, उनका ट्रायल जो है विचारण है वो निष्पक्ष होना चाहिए। उसके बाद अमेरिका का बयान आया, यही बयान की निष्पक्ष होना चाहिए, और उस पर भारत सरकार ने अमेरिकी राजनयिकों को बुला करके अपनी आपत्ति दर्ज की। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसके दूसरे दिन फिर से अमेरिका ने यही बयान दिया कि अरविंद केजरीवाल का ट्रायल जो है वो बिल्कुल सही, जल्दी हो और निष्पक्ष हो, और फिर जो कांग्रेस के आरोप हैं उसकी भी जांच हो। और उसके बाद यूनाइटेड नेशन का बयान आया कि ये निष्पक्ष होना चाहिए। ये निश्चित रूप से हैरान करने वाली बात है कि इतने देश, और उस पर जो है यूनाइटेड नेशन का भी ये बयान, ये चौंकाता है कि इतना अंतर्राष्ट्रीय समर्थन कैसे मिल रहा है। तो पहले हम जरा इन देशों के अपने इतिहास को देख लें। यूनाइटेड नेशन जो आज निष्पक्ष ट्रायल की बात कर रहा है, कभी उसने सवाल खड़ा नहीं किया कि जो दो खाड़ी युद्ध हुए अमेरिका ने किया था वो कितना निष्पक्ष था, जो सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी वो कितना निष्पक्ष था, उसमें कौन सा ट्रायल हुआ था। कभी यूनाइटेड नेशन ने ये जानने की कोशिश नहीं की। और इसीलिए बहुत लोगों का मानना है कि जो ये संयुक्त राष्ट्र हैं, यूनाइटेड नेशन, ये तो एक तमाशा बन करके रह गया है। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें उस समय यूनाइटेड नेशन नहीं था, उसमें लीग ऑफ नेशंस था, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद उसकी स्थापना की गई थी। इसी मकसद से की गई थी कि वो युद्ध को रोक पाएगा, लेकिन उसने जो है सो किसी भी तरह का कोई काम नहीं किया और दूसरा विश्व युद्ध हुआ। और लीग ऑफ नेशंस का दफ्तर जो था वो दूसरे विश्व युद्ध के दरमियान बंद रहा, यानी उस पर ताला लटका था। तो ये तो जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, चाहे लीग ऑफ नेशंस हो या यूनाइटेड नेशंस हो, उनका इतिहास है। 5 जो ताकतवर मुल्क हैं उनके पास वीटो का अधिकार है, इसलिए वो जो भी करते हैं उसकी कोई जांच तो हो नहीं सकती है, क्योंकि वो वीटो कर देंगे। तो ये तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो इसी तरह का अन्याय है। अब अमेरिका का अपना जो संयुक्त राष्ट्र ने जो कहा है, उसके अलावा अमेरिका का जो बयान है या जर्मनी का बयान है, जरा इन देशों के इतिहास को भी हम समझने की कोशिश करें कि इन देशों ने क्या किया है, कैसे किया है। मैंने अभी आपसे कहा खाड़ी युद्ध की बात। जो पहला खाड़ी युद्ध 1990-91 में लड़ा गया था, जिसमें कि इराक ने कुवैत पे कब्जा किया था, हालांकि निश्चित रूप से वो गलत था, लेकिन उसके बाद अमेरिका को कोई अधिकार नहीं हो जाता था कि वो पूरे विश्व को सही करे। और उसने जिस तरह से हमला किया इराक पर, उसमें बहुत सारे झूठ गढ़े गए थे। बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा। एक लड़की थी जो उसका नाम था नीरिया, और नीरिया टेस्टिमनी उसको कहते हैं, 15 साल की लड़की। वो था सिटीजन फॉर फ्री कुवैत, एक संस्था थी, और उसकी तरफ से उसका बयान लिया गया था। और उसने कहा था कि मैंने खुद देखा है कि कुवैत के अस्पतालों से इनक्यूबेटर से निकाल करके बच्चों को इराकी सैनिक बाहर फेंक रहे थे, उनको मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा था। और ये बहुत बड़ी खबर बनी थी पूरे विश्व में। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी उसको उद्धृत किया था, और बुश प्रशासन, सीनियर बुश, उसने भी उद्धृत किया था कि इस तरह से मानवाधिकार का हनन हो रहा है इराक के द्वारा। लेकिन बाद में पता चला कि जो नीरिया थी, दरअसल उसका नाम था नीरिया एल सबा, जो सौ एल सबा की बेटी थी। और वो ये सौ एल सबा कुवैत के अमेरिका में राजदूत थे, यानी उसकी पहचान को छुपा करके एक कुवैती नागरिक के रूप में उसका बयान लेकर के कहा गया कि इस तरह का अन्याय हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे झूठ जो हैं सो बोले गए
और जो है फैलाया गया कह सकते हैं। उसी तरह से दूसरे खाड़ी युद्ध में भी है, बार बार ये बात कही गई कि विश्व शांति के लिए इराक खतरा है, उसके पास जो है सो नरसंहार के हथियार हैं, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, अमेरिका के लिए वो खतरा है। सेंटर फॉर पब्लिक इंटीग्रिटी ने शोध करके कहा है अपने पत्र में कि 2001 से 2003 के बीच बुश प्रशासन द्वारा 935 झूठ बोले गए। केवल वहाँ भी झूठ ही बोला जा रहा था, क्योंकि उस युद्ध के बाद भी न तो इराक से कोई वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन मिला, नहीं तो वहाँ कोई बायोलॉजिकल वेपन मिला। और बाद में जिस तरह से सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई, वो अपने आप में एक अजीब बात है, जहाँ अमेरिका जो है वो इन्वेस्टिगेटर, प्रोसिक्यूटर और जज बन गया। कौन सा ट्रायल हुआ था ये आप सबको पता है, लेकिन आज अमेरिका फेयर ट्रायल की बात कर रहा है, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। तो थोड़ा इतिहास जानिए कि सिर्फ अभी पिछले 20 साल 30 साल की घटना नहीं है। आपको हम ले चलेंगे 15वीं शताब्दी में, जब अमेरिका की खोज कहते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी 1492 में। वैसे उसकी खोज हो चुकी थी, क्योंकि अमेरिका का नाम ही अमेरिकियों के नाम पर है, लेकिन हम क्रिस्टोफर से ही शुरू करें, क्रिस्टोफर कोलंबस से। तो उसने खोज की 1492 में, लेकिन उसके एक साल के अंदर ही 4 मई 1493 को पोप अलेक्जेंडर षष्ठम ने जो है पेपल बुल जारी किया, और उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी की घोषणा की गई। एक नया सिद्धांत लागू किया गया, या कहा गया उसका प्रतिपादन किया गया। और उसमें यह था कि जो देश किसी नई ज़मीन की, नए देश की खोज करेगा, उस पर उसका अधिकार हो जाएगा। और कहा गया ये टेरा नोलियस, यानी नो बॉडीज लैंड, वहाँ कोई नहीं रहता है, और रहता भी है तो भी अगर उसने खोज की है तो उस पर उसका अधिकार हो जाएगा। और उसके तहत उसने कैथोलिक मोनार्क, जो उस समय फर्डिनांड द सेकेंड ऑफ अरागोन और उनकी पत्नी क्वीन इसाबेला ऑफ कैस्टिल, उन दोनों को कैथोलिक मोनार्क कहते थे, उनको एक तरह से ज़मीन पूरा जो है कहा जा सकता है दे दिया गया कि यहाँ से यहाँ तक पूरी ज़मीन तुम्हारी है, पूरी दुनिया में, आधी दुनिया ही की ज़मीन उसको दे दी गई। और उसमें यह भी कहा गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी में जो भी पता करेगा, यानी अगर वहाँ कोई स्थानीय नागरिक है तो उसका अधिकार भी उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो माना जाएगा कि उसने खोज किया है। और इसी तरह से कोलंबस भी माना गया कि अमेरिका की खोज की, और उसने खुद जो लिखा है, इतनी बर्बरता वहाँ की गई स्थानीय नागरिकों के द्वारा, उसको तो लगा कि वो भारत आए, इसलिए उसको इंडियंस, आज भी बहुत कह रहे हैं कि इंडियंस हैं। उनकी आबादी उस समय वहाँ 10 करोड़ थी, जो पूरी दुनिया की आबादी का 20% हिस्सा था। लेकिन वहाँ हिंसा और बर्बरता के आधार पर आबादी बसाई गई। कहा जाता है कि जिस किसी के पास एक पिस्तौल थी और एक मजबूत घोड़ा, एनीबडी विद अ पिस्टल एंड ए रॉबस्ट हॉर्स कुड ऑक्यूपाई एज मच लैंड एज दे वांटेड। कहा जाता था गो वाइल्ड वेस्ट, गो वाइल्ड वेस्ट, और इस तरह से पूरे अमेरिका पे कब्जा किया गया। तो ये तो आप कह सकते हैं कि ठीक है, कुछ बदमाशों ने किया, कुछ लोगों ने किया, लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको उस पर जो है ध्यान दीजिए। 1823 में एक मामला आया था, टॉमस जॉनसन एंड ग्राहम लेसी वर्सेस एम इंटोस। ये 1823 का मामला है। उसमें चीफ जस्टिस मार्शल ने जो फैसला सुनाया वो चौंकाने वाला है। उन्होंने उस फैसले में लिखा है कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी इज द फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल ऑन व्हिच द लैंड टाइटल इज बेस्ड। जो ज़मीन की मिल्कियत है वो खोज के सिद्धांत का जो कानूनी सिद्धांत है उसी पर आधारित है। इसलिए ये जो है, जो भारतीय मतलब इंडियंस जो रह रहे हैं या जो अश्वेत रह रहे हैं, उनका कोई अधिकार वहाँ पर नहीं बनता है। उसके बाद 1831 में एक दूसरा मामला है, चिरोकी नेशन वर्सेस जॉर्जिया, और फिर 1832 में वॉर्सेस्टर वर्सेस जॉर्जिया। तो कहते हैं कि मार्शल की ट्रिलॉजी है जो उन्होंने रंग भेद पर फैसला दिया, लेकिन बाकी 2 फैसलों में, चिरोकी नेशन और वॉर्सेस्टर में, उनका थोड़ा सा वो कम हो गया था, जिसको कहते हैं रेसिज्म, नस्ल भेद के प्रति जो उनका आग्रह था वो कम हो गया था। और थोड़ा उन्होंने अधिकार दिया कि हाँ, आपको कानूनी बहुत अधिकार नहीं, लेकिन आपकी रक्षा निश्चित रूप से सरकार करेगी। आगे देखिए कि आगे क्या होता है। 1857 का बड़ा चर्चित मामला है, ड्रेड स्कॉट वर्सेस स्टैनफोर्ड। उसमें भी गुलामी को सही माना गया, उस कानून को ख़त्म कर दिया गया, असंवैधानिक बताया गया, क्योंकि कहा गया कि गुलामी की प्रथा ख़त्म करने से
जो गुलामों के मालिक हैं, स्लेव ओनर्स राइट टू प्रॉपर्टी इज वायलेटेड, जो गुलामों के मालिक हैं उनके संपत्ति का अधिकार जो है उसका उल्लंघन होता है। यानी जैसे कि गुलाम जो है वो संपत्ति हैं कुछ लोगों की। और ये भी कहा गया कि ब्लैक्स हैव नो राइट दैट वाइट्स आर ऑब्लाइज्ड टू ऑनर, ये भी उसी जजमेंट में कहा गया है। उसके बाद आप देख लीजिए दूसरा जजमेंट आता है 1883 में सिविल राइट्स केस में। उसमें ये कहा गया था कि सार्वजनिक स्थानों में जो है कोई रंग भेद नहीं होगा, होटल है, रेस्टोरेंट है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। इतनी संकीर्ण व्याख्या की गई 14वें संशोधन की, 14th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। उसमें ये कहा कि आप निजी व्यापार को जो है नियमित नहीं कर सकते हैं, और इस तरह से वो सिविल राइट्स एक्ट को भी ख़त्म कर दिया गया। 1905 में लॉचनर वर्सेस न्यूयॉर्क में उस कानून को ख़त्म किया गया जिसमें बेकरी में काम करने वाले बच्चों के काम के घंटे को निर्धारित किया गया था कि 10 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे, तो उसको कहा गया था लिबर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है अनुबंध की स्वायत्तता का उल्लंघन है। उसके बाद बेक वर्सेस बुल आता है, और वो ही बड़ा अजीबो गरीब मामला था 1927 में वो आता है जिसमें यूजेनिक्स का सिद्धांत किया गया। वो भी इतने नामी जज जो थे ओलिवर वेल्डन होम्स। उसमें ये कहा गया कि जो बौद्धिक रूप से अक्षम है, मतलब इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, बहुत ये नहीं, उनका जो है सो जबरन बंध्याकरण किया जा सकता है, फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन, क्योंकि ये देश में इस तरह के बच्चे पैदा हों ये ज़रूरी नहीं है। और ये भी अंत में लिखा कि 3 जनरेशन्स ऑफ इम्बेसाइल्स आर सफिशिएंट, बहुत ज़्यादा हो गया है, अब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि इसके बाद एक फैसला आया स्किनर वर्सेस ओक्लाहोमा में, उसमें कहा कि राइट टू प्रोक्रिएट इज अ फंडामेंटल राइट। लेकिन ये आपको जानना चाहिए कि बक वर्सेस बेल का फैसला कभी भी बदला नहीं गया। हालांकि बाद में ये है कि अब व्यवहार में वो नहीं है क्योंकि इस तरह की बात कही गई, लेकिन ये नहीं कहा गया कि वो फैसला गलत है। इसी तरह से कोरेमात्सु वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स 1944 में वो फैसला आया जिसमें कि जो अमेरिकी जापानी थे, जापानीज अमेरिकन, उनकी गिरफ्तारी हुई थी विश्व युद्ध के समय में इस आधार पे कि शायद जासूसी कर सकते हैं, कोई आधार नहीं था उसका। लेकिन चूंकि विश्व युद्ध चल रहा था इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि हाँ अभी लिबर्टी से ज़्यादा महत्वपूर्ण राष्ट्र की सुरक्षा है और इसीलिए जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो वो गलत नहीं है। हालांकि बाद में उसको भी कुछ अन्य फैसलों में गलत माना गया, लेकिन उसको भी जो कहते हैं कि सेटिसाइड करना वो नहीं हुआ। तो ये संक्षेप में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का इतिहास है। बाद में ठीक है 1954 में ब्राउन वर्सेस बोर्ड में जो नस्लीय भेदभाव था, सेग्रीगेशन था, उसको खत्म किया गया, लेकिन उसमें बहुत समय लगा। एक लंबा इतिहास है और इसके बड़े बड़े वैज्ञानिक और दार्शनिक हैं, उन्होंने रंग भेद का समर्थन किया था। तो आज किस मुंह से अमेरिका ये बात कह रहा है ये तो बचने वाली नहीं है। भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है इसमें बहुत सारी कमियां हो सकती हैं और उस पर विचार होता है, लोग उसकी चर्चा भी करते हैं। गिरफ्तारी होनी चाहिए तो कितने दिनों तक मुकदमा चलेगा। मैंने खुद 2 पुस्तकों में भारतीय न्यायिक व्यवस्था को जिम्मेदार बनाने के लिए कहा है, जिसमें मैंने मेरी पहली पुस्तक जस्टिस ज्यूडोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया और दूसरी जस्टिस वर्सेस जुडिशरी जो रॉटलेज और ऑक्सफोर्ड द्वारा प्रकाशित है, मैंने विस्तार से इन मुद्दों पर चर्चा की है। लेकिन भारतीय न्याय व्यवस्था के बारे में ये कहना कि वो स्वायत्त नहीं है बिल्कुल ही गलत है। और जयंती धर्म तेजा जब वो भाग करके यहाँ जब आरोप लगे थे और वो भाग करके गया था इंग्लैंड में और ये कहता था कि उसके प्रत्यावर्तन को रोका जाए, उसे भारत नहीं भेजा जाए, तो ब्रिटिश कोर्ट ने भी यही कहा था कि भारत की अदालत जो है स्वायत्त है और न्याय करती है, इसलिए उसके प्रत्यावर्तन को नहीं रोका जा सकता है। तो आज हम यहीं पे इस चर्चा को ख़त्म करेंगे। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसको आप पसंद कीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ साझा करिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।